Hello everyone, welcome to online session of physics. Today we are going to start a new unit, the most important unit of plus 2, that is unit 6, optics. Right? इसकी जो वेटेज है बहुत ज्यादा है फाइनल एग्जाम्स में. अकेला यूनिट जो है इसके जो वेटेज आती है दैट इज अप टू 15 मार्क्स, राइट. और इसके अंदर दो चैप्टर्स आते हैं हमारे पास. वन इज रे ऑप्टिक्स, अनदर इज वेव ऑप्टिक्स. ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सबसे पहले रे ऑप्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं. रे ऑप्टिक्स इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पे हम ये मान के चलते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं हम. कौन सी? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज. अगले चैप्टर में जाके विच इज वेव ऑप्टिक्स, उसमें वेव प्रॉपर्टीज लेके डिस्कस करेंगे लाइट को. तो रे ऑप्टिक्स के अंदर पिछले साल तक हम कौन कौन से फिनोमेनास पढ़ते थे? रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते थे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अब कोविड की वजह से सिलेबस रिडक्शन हुई है, तो उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन. वो सिर्फ एक रिकैपिचुलाइजेशन के लिए है जो कि 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है. तो जो बेसिक है उसका वो आप अपने आप रिकवर कर लेंगे. मैं जो है सीधा आज रिफ्रैक्शन से शुरू करूंगा. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. काफी सारे बेसिक्स आपको वहां से याद होंगे 10th स्टैंडर्ड से. नहीं भी याद है तो चिंता की कोई बात नहीं है. वी आर गोइंग टू पिक अप दिस टॉपिक फ्रॉम द वेरी बेसिक. देखिए, फिजिक्स आती कहां से है, बनता कैसे है कोई टॉपिक, कोई फिनोमेना. आप देखते हैं नेचर में, ठीक है, फिर सोचते हैं कि वो क्यों हुआ, उसके पीछे लॉजिक ढूंढते हैं. उसी लॉजिक को ढूंढना साइंस है, उसी लॉजिक को ढूंढना फिजिक्स है, राइट. अब हम कई बार देखते हैं कि हमारे सामने एक कांच का गिलास रखा है जिसके अंदर सर्टेन लेवल तक पानी भरा हुआ है. अगर उसके अंदर हम एक पेंसिल जो है उसको इमर्स करके रख दें तो ये पेंसिल जो है ये हमें मुड़ी हुई नजर आती है. कहां से? यहां से. किस जगह से? जिस जगह से पानी की लेयर खत्म होती है. तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हुई अपीयर होती है मुझे. तो ये बेंडिंग क्यों आई इस पॉइंट पे, ये क्वेश्चन है. दूसरा, एक एक्वेरियम के अंदर जो फिश है मुझे, ठीक है, जो फिश है वो थोड़ी अपने नॉर्मल साइज से बड़ी नजर आती है. अगर एक वाटर बकेट ले लूं मैं, ठीक है, उसके अंदर पानी भरा हो और उसमें नीचे बॉटम पे कोई पत्थर या सिक्का या कुछ भी पड़ा हो, एंड आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मुझे ये सिक्का जो है ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है. तो व्हाई डज ऑल दिस हैपन? अगर मैं कहीं हाईवे पे जा रहा हूं, ठीक है, गाड़ी लेके, राइट, तो जब मैं दूर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे सड़क में पानी गिरा हुआ है. कब? खासकर समर्स में, गर्मियों के दिनों में हाईवे पे अगर देखें तो ऐसा लगता है जैसे पानी गिरा हुआ. वो एक्चुअली क्यों लगता है? क्योंकि आसपास जो पेड़ बने होते हैं, ठीक है, उनकी परछाई बन रही होती है नीचे. तो उस परछाई को देख के हमें लगता है कि वहां पे पानी बिखरा हुआ है, पर जब पास जाके देखते हैं तो कुछ नहीं होता. मिराज बोलते हैं इसे, मृग तृष्णा. ठीक है, तो ये सारे फिनोमेना जो हैं जो हम नेचर में देखते हैं, इवन द रेनबोज, ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्यों दिखाई देती है? ये सारी चीजें हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देती हैं. कभी कभी आपने मून के अराउंड एक व्हाइट सी रिंग देखी होगी, दैट इज कॉल्ड हालो इन फिजिक्स. तो वो जो हालोज होते हैं दे आर आल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द आइसी क्रिस्टल्स ऑफ वाटर. जो बहुत ही पानी ठंडा होकर जम जाता है, वहां से जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है वहां से हालोज बनते हैं. तो ये सारी चीजें जो नेचर में मैं इतनी ब्यूटीफुल देखता हूं, ये सारी किसकी वजह से हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हैं. सो यहां पे सवाल आता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेंडिंग ऑफ लाइट
when it falls obliquely on the interface. इंटरफेस क्या होता है? वो परत जो अलग कर रही है दो मीडियम्स को। इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल। जैसे मैंने यहाँ पे दो मीडियम लिए थे, ग्लास के अंदर क्या था? वाटर, ग्लास के बाहर क्या थी? एयर। तो एयर वाटर मीडिया के लिए जो वाटर की टॉप लेयर है वो किसका काम कर रही थी? इंटरफेस का। ठीक है, इंटरफेस पे जब कोई लाइट रे ऑब्लिकली पड़ती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर ऑब्लिकली नहीं पड़ेगी तो लाइट बेंड नहीं होगी, तो लाइट अपने पाथ से बेंड कर जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट जब रिफ्रैक्ट करती है तो वो कुछ नियम, वो कुछ कानून, वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, राइट? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप रोड पे चलते हो तो आप कुछ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो। तो लाइट जब ट्रैवल करती है, रिफ्रैक्ट करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त, तो उसको भी कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। पहला लॉ क्या होता है? पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे जो लाइट फॉल कर रही है इंटरफेस पे, रिफ्रैक्टेड रे जो कि इंटरफेस पे गिरने के बाद मुड़ गई अपनी पोजीशन से, एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे इमेजिन करो कि यहां पे एयर है और यहां पे क्या है? वाटर, और ये लाइन क्या है? इंटरफेस। ये लाइन क्या है? इंटरफेस है। लाइट यहां पे फॉल करती है, जो लाइट फॉल करती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, राइट? जिस पॉइंट पे फॉल करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां पे सरफेस के साथ, इंटरफेस के साथ अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इंटरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बेसिक है 10th क्लास के, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे सीधा चाहिए था, क्योंकि हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज द मीडियम डज नॉट चेंज। यहां पे इस इंटरफेस के बाद क्या शुरू हो गया? वाटर शुरू हो गया। तो लाइट रे सीधा ना जाके अपने पाथ से बेंड कर जाएगी। और अभी के लिए आप यकीन कर लो, बाद में लॉजिक दूंगा मैं इसका। जब लाइट एयर से वाटर में आती है तो ऐसे सीधा जाने की बजाय अंदर की तरफ मुड़ जाती है, लाइक दिस। इस अभी के लिए आपको फॉलो करना होगा इसको, थोड़ी देर बाद इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, डोंट वरी। ठीक है, तो ये क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। तो मैंने पहला लॉ क्या लिखा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। एंड दिस इज ट्रू। मैंने आपके सामने तो डायग्राम ड्रॉ की है, मैंने तीनों चीजें कहां दिखाई हैं? बोर्ड पे। बोर्ड क्या है? इज अ प्लेन। तो तीनों चीजें एक ही प्लेन में दिखाई ना मैंने, ठीक है? सेम प्लेन। दूसरा लॉ जो है ये एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था। उस साइंटिस्ट ने भी यही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था बार बार। उसने क्या देखा कि दो एंगल्स हैं, एक आई एंगल है, एक आर एंगल है। ठीक है, अगर वो आई को इंक्रीज करता है तो आर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर वो आई को डिक्रीज करता है तो आर भी डिक्रीज होता है। इसका मतलब आई जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल। ठीक है, वैसे आई आर के प्रोपोर्शनल नहीं था। दरअसल इन्हीं आई और आर के साथ जब वो साइन लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, साइन आई और साइन आर प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट का नाम था स्नेल। 10th में नाम सुना है, तो इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ क्या था रिफ्रैक्शन का? स्नेल्स लॉ था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
to the sign of angle of refraction always remains constant. ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, राइट? आई बदलेगा तो आर भी बदलेगा, लेकिन आई का साइन ले लो, आर का साइन ले लो, दोनों की रेशो निकाल लो, वो हर एक वैल्यू ऑफ आई और आर के लिए क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बाद में हमने ये बताया, या हम बताएंगे अभी, कि ये कांस्टेंट क्या होता है। ये कांस्टेंट बेसिकली होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगली कहानी शुरू हो जाती है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखते हैं। देखो बेटा, आपने मास डेंसिटी के बारे में सुना है। मास डेंसिटी, व्हाट इज मास डेंसिटी? मास डेंसिटी को अगर आम भाषा में बच्चे डिफाइन करें, ठीक है, तो वो करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मास डेंसिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन ओके है, पर ये ना आपको सिर्फ मैथमेटिकल एस्पेक्ट बताती है इसका, कि किसी भी चीज का मास लो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वो डेंसिटी होती है। उसका क्वालिटेटिव मीनिंग क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, डेंसिटी बताती क्या है आपको? किसी भी सब्सटेंस की या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बेसिकली ये बताती है आपको कि उस ऑब्जेक्ट को, उस सब्सटेंस को जिन एटम्स ने या जिन मॉलिक्यूल्स ने बनाया है, उनकी पैकिंग कितनी टाइट या कितनी लूज है, मतलब वो कितना पास पास है या कितना दूर दूर है। एक हाईली डेंस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उसमें जो एटम्स हैं वो टाइटली पैक्ड है, वो क्लोजली पैक्ड है। एक लेस डेंस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हैं, राइट? तो उसी तरह से ऑप्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं किस चीज को? ऑप्टिकल डेंसिटी को। ठीक है, अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बताती है हमें? ऑप्टिकल डेंसिटी बताती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होगी तो वो कितना बेंड हो जाएगी। क्या बताती है? ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताती है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो वो कितना बेंड होगी। ठीक है, जो दो मीडियम हम लेते हैं, जैसे यहां पे मैंने एयर और वाटर लिया है, इनकी हम ऑप्टिकल डेंसिटी कंपेयर करते हैं। एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, तो मैं एयर को यहां पे कौन सा मीडियम बोलूंगा? जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों में से कंपैरिजन करके करना, ऐसे नहीं कि ये रेयर है। किससे रेयर है? वाटर से। वाटर क्या है? डेंसर है। किससे डेंसर है? एयर से डेंसर है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? राइट? क्या वाटर हमेशा ही डेंसर है? नहीं। अगर वाटर को ग्लास के साथ कंपेयर करें, कांच के साथ कंपेयर करें, तो वाटर रेयर होता है, ग्लास डेंसर होता है। अगर ग्लास को डायमंड के साथ कंपेयर करें तो ग्लास रेयर होता है, डायमंड डेंसर होता है। तो हमेशा कंपैरिजन में देखते हैं कि किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो उसको रेयर बोला जाता है, दूसरा जिसकी कंपैरेटिवली ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो उसको डेंसर बोलते हैं। अब ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से लाइट के पाथ में जो भी फर्क पड़ता है उसको हम मेजर करते हैं, या ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करते हैं किसकी हेल्प से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्यों बोलते हैं? इंडेक्स का मतलब होता है दर्जा, डिग्री, हाउ मच बेसिकली। रिफ्रैक्टिव मतलब कितना लाइट मुड़ी। जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतना ज्यादा लाइट मुड़ेगी, इसका मतलब उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अगर ना आप थोड़े इनके ग्रामेटिकल, इनके थोड़े वोकैबुलरी के मीनिंग्स देख लो तो काफी चीजें तो आपको फिजिक्स में ऐसे ही आसान लगने लगती है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Refractive index is the measure of optical density and tells us that when the light enters from one medium to another medium, how much it bends. Okay? तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। दो तरह का डिस्कस करूंगा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
बेसिकली 2 की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जैसे आपका कोई टेस्ट हुआ, आपके मार्क्स हैं, लेट्स से 20 मार्क्स का टेस्ट है आउट ऑफ 20, तो आपको एक स्टैंडर्ड मैक्सिमम मार्क्स के अगेंस्ट जज किया जा रहा है, ठीक है? जैसे आपको बोला जाएगा कि 20 में से 15 से ज्यादा है तो गुड, 18 से ज्यादा है तो वेरी गुड, फुल है तो एक्सीलेंट, 10 के पास है तो एवरेज, 10 से कम है तो बिलो एवरेज, 5 से कम है तो पुअर, ठीक है? इस तरह से ना एक स्टैंडर्ड मैक्सिमम होता है जिसके साथ आपके मार्क्स कंपेयर किए जाते हैं। फिर आती है दोस्तों में, पीयर ग्रुप में बात, जैसे तेरे मार्क्स कितने, मेरे मार्क्स कितने, तो जब वो तेरे मेरे हो जाता है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तब हम रिलेटिव मार्क्स चेक कर रहे होते हैं। जब एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट चेक करते हैं, तब हम एब्सोल्यूट मार्क्स चेक कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से लाइट की जो स्पीड है, एक्चुअली ये आगे जाके डिस्कस करेंगे हम, लाइट बेंड करती ही क्यों है? क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो ये फॉर्मूला जो लाइट की स्पीड का होता है, which depends on the permeability and permittivity of the medium, तो जब एयर से वाटर में गए तो वाटर के लिए परमेबिलिटी और परमिटिविटी डिफरेंट होते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है? तो लाइट की स्पीड चेंज कर जाती है, यही कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं, अभी जरा होल्ड कर लो, ठीक है? तो लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वो एयर के अंदर होती है या वैक्यूम के अंदर होती है। किसके अंदर? जैसे वो आपके 20 मार्क्स एक मैक्सिमम स्टैंडर्ड था, उसी तरह लाइट की स्पीड के लिए मैक्सिमम स्टैंडर्ड वाला मीडियम कौन है, या वैक्यूम या एयर, और उसके अंदर कितनी होती है, वही फेमस वन 3 × 10⁸। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। उन्हीं स्पीड्स की रेशो को देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखना होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम n से डिनोट करेंगे, ये किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट in that medium. Refractive index of a medium is equal to the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in the given medium. Right? जैसे imagine करो कि air में जो speed of light है that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में जाके ये हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1.5। किसका? उस मीडियम का। कौन सा मीडियम था? वाटर। यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यानी कि वाटर के अंदर जाते ही लाइट की जो स्पीड है वो 1.5 टाइम्स कम हो जाती है। इसका उल्टा भी ट्रू है। वाटर से लाइट अगर एयर में आए तो उसकी स्पीड 1.5 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये बताया करेगा आपको कि स्पीड कितने टाइम्स इंक्रीज या कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब आपके पास दो मीडियम हो, ठीक है, वो दूसरा मीडियम नो डाउट एयर भी हो सकता है। आप ये मान सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिलेटिव से ही निकल के आया है। याद करो +1 हम ग्रेविटेशन पढ़ते थे। व्हाट इज ग्रेविटेशन? द फिनोमेना ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज ऑफ देयर मास। दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगती है बिकॉज ऑफ देयर मास, उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। अगर उन दोनों बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो जाए तो ग्रेविटेशन की बजाय क्या वर्ड यूज करते थे? ग्रेविटी। इन द सेम वे जब दो डिफरेंट मीडियम हैं तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करने को कौन सा बोलते हैं? रिलेटिव। अगर उन दोनों मीडियम में से एक मीडियम एयर हो गया तो उसको क्या बोल देंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कोई फर्क नहीं। अब सपोज करो कि यहां पे एयर और वाटर की बजाय यहां पे कोई मीडियम 1 होता
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से n1 है, और यहां पे कोई मीडियम 2 होता जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से n2 है। ठीक है, बाकी की चीजें मैं इरेज कर देता हूं। चलिए, तो लाइट अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है। किसका? सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम। कितना आसान है। अगर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो सेकेंड मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्स्ट मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डिवाइड कर दो। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे 5 नंबर ज्यादा हैं तेरे से, मतलब मैं अपने नंबर बता रहा हूं रिलेटिव में उसके। अगर वो बोलना चाहे तो वो क्या बोलेगा दूसरा पर्सन? वो कहेगा मेरे 5 नंबर कम हैं तुमसे। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का बताना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। और उसी तरह से अगर वो आप दूसरी बात बताना चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 होगा। इस तरह से इसको देखते हैं। अच्छा, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है? C अपॉन V के। तो यहां पे मीडियम नंबर 2 और मीडियम नंबर 1 है, तो मैं इसको लिखूंगा C बाय V2 अपॉन C बाय V1। अगर इसको डिवाइड करके एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस विल बी V1 बाय V2 विच मस्ट बी ट्रू। N2 ऊपर है, V2 नीचे है। हम तो बोल ही रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। N1 नीचे है, V1 ऊपर है। अच्छा, फिर एक बात आप और भी जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब आप ये बात यहां पे ध्यान रखिए कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहती है। क्या क्या चीजें चेंज होती हैं? तो स्पीड, ये तो हम बता ही चुके हैं। दूसरा क्या चेंज होती है? वेवलेंथ। तो अगर मैं यहां पे भरूं, लाइट रे तो वही है ना, एक बार मीडियम 1 में गई है फिर उसके बाद मीडियम 2 में गई है, वही लाइट रे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहां भी v न्यू होगी और वेवलेंथ क्या होगी? λ1। और दूसरे मीडियम में जाके फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगी? चेंज। तो न्यू और न्यू एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सो n21 is equal to n2 by n1 is equal to v1 by v2 is equal to λ1 by λ2। अब जरा ये अपने आप बताओ मेरे को कैसे लिखेंगे? इट विल बी n1 by n2 is equal to v2 by v1। देखो n1 ऊपर है तो v1 नीचे आएगा, n2 नीचे है तो v2 ऊपर है, is equal to λ2 by λ1। तो यहां से क्लियरली विजिबल है कि जो n12 होता है वो दरअसल n21 के एग्जैक्टली अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। यहां से ये चीज दिख रही है ना आपको? n21 जो है n12 के जस्ट अपोजिट है। यहां पे λ1 by λ2, यहां λ2 by λ1। इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, राइट? इस तरह से कंपेयर करते हैं मीडियम्स को। अच्छा, अब मैं आपको कॉज समझा सकता हूं इसका। फाइनली, व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? क्या कारण है? देखिए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है सिंपल, एक लाइन में अगर कोई पूछ ले इंटरव्यू में किसी तरह में, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है।
उस वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से वो अपने पाथ से क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं थोड़ी सी, ठीक है। सपोज करो कि लाइट जो है वो N1 मीडियम से N2 मीडियम में जा रही है, N1 मीडियम रेयर है और N2 मीडियम डेंसर है। मतलब इट इज क्लियर दैट N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है, N2 इज ग्रेटर देन N1। तो इस केस में क्या होगा, ये लाइट रे फॉल की ऑब्लिकली, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। जाना इसको सीधा था, अब होगा क्या इसके साथ, देखते हैं यहां से, क्रैम नहीं करवा रहा आपको, समझा रहा हूं यहां पे, देखते हैं क्या होगा। इसको सीधा जाना था पर जाएगी नहीं, मीडियम चेंज हो गया, N2 ज्यादा है N1 से। अगर N2 ज्यादा है N1 से, इसका मतलब V1 ज्यादा होगा V2 से, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई यहां पे, डिक्रीज हो गई। ये देख रहे हैं ना, अगर N2 ज्यादा होगा N1 से तो V1 ज्यादा होगा V2 से, इसका मतलब लाइट जब रेयर से डेंसर में आती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, तो अगर N2 ज्यादा है N1 से तो N2 बाय N1 किस चीज के बराबर होता है, तो V1 बाय V2 के, उसका बता दिया, एक साइन आई बाय साइन आर के भी तो इक्वल होता है बाय स्नेल्स लॉ। तो अगर N2 ज्यादा है N1 से, इसका मतलब साइन आई ज्यादा होगा साइन आर से, इसका मतलब ऑफ कोर्स आई ज्यादा होगा आर से। सो ये एक्सप्लेनेशन अगर मैं अरेंज कर दूं सारी, और फाइनली यहां पे लिखूं कि एक तो वेलोसिटी यहां पे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, यानी कि आर की वैल्यू आई से कम होनी चाहिए, और बनानी किसके साथ है, इस नॉर्मल के साथ। तो ये लाइट ऑफ कोर्स आर की वैल्यू को कम रखने के लिए किधर को मुड़ेगी, अंदर को मुड़ेगी। तो इस केस में आई इज ग्रेटर एंड आर इज लेस। तो लाइट जो है वो इनवर्ड्स अंदर की तरफ बेंड होगी, अंदर की तरफ, जिस पाथ से जाना था उससे अंदर की तरफ बेंड होगी। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर यही एक्सप्लेनेशन मुझे किसके लिए देनी हो, यही एक्सप्लेनेशन मुझे देनी हो, वही लाइट रे N1 से N2 की तरफ जा रही है, बट अब N1 डेंसर है और N2 रेयर है। एक लाइट रे ऑब्लिकली फॉल की, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था अगर मीडियम ना बदलता। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि N1 ज्यादा है N2 से, अगर N1 ज्यादा है N2 से तो इसका मतलब V2 ज्यादा होगा V1 से। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है तो उसमें स्पीड V1 है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है तो स्पीड V2 है, तो उसका मतलब स्पीड रेयर में जाते ही बढ़ गई, तो वेलोसिटी यहां पे क्या हुई, इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीजेस। अच्छा, फिर अगर N2 बाय N1 साइन आई बाय साइन आर के इक्वल है बाय स्नेल्स लॉ, तो N1 बाय N2 क्या होगा, साइन आर बाय साइन आई। बाय स्नेल्स लॉ, तो इसका मतलब सर्टनली आर भी ग्रेटर देन क्या होगा, आई। तो एक ये चीज काम की है, एक ये चीज काम की है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो एक तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, दूसरा लाइट जो है उसके मुड़ने का एंगल बढ़ जाता है, मतलब ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ये देखो, ये बाहर को मुड़ोगी तो इसमें बेंडिंग क्या होगी, बेंडिंग अवे। उसमें क्या था, बेंडिंग टूवर्ड्स, किसके अवे और किसके टूवर्ड्स, नॉर्मल के अवे और नॉर्मल के टूवर्ड्स, या तो नॉर्मल से परे या नॉर्मल की तरफ। दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।